स्कूलों में अंदर नहीं पहुंचा सकते, उनकी क्लास तक अपने बच्चों को नहीं खा सकते। जब इतनी बड़ी खाई पैदा हो जाएगी तो गरीब का बच्चा कैसे जो है इन अमीरों के बड़े बड़े स्कूलों का मुकाबला करेगा। साथ साथ मैंने मांग भी की है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी नेता अभिनेता है, चाहे वो राष्ट्रपति से लेके और गांव का प्रधान क्यों ना हो, उनके बच्चों का बीमार होने को उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए। इसलिए हमारे बात को याद रखना, उस सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर भी मिलेगा, सारे टेस्ट भी बने होंगे, बढ़िया से बढ़िया दवाइयां भी वहां मिलेंगी, साफ सफाई भी ऐसी अच्छी होगी कि आपको सरकारी हॉस्पिटल और 5 स्टार होटल में फर्क महसूस नहीं होगा। जब मंत्री जी का इलाज बड़ा होगा, मंत्री जी के बेटे का होगा, राज्यपाल के बेटे का होगा, प्रधानमंत्री जी का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का होगा, ये बड़े बड़े उद्योगपति नेता सुपर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं और हमसे कहते हैं कि हमने सरकारी अस्पताल बनवा दी है। अगर इतने अच्छे बनवाए हैं तो पहले अपना इलाज कराओ, फिर गरीबों को हमारे लिए अच्छा बनाया। मैं आपको कहता हूँ, आप देश भ्रष्टाचार की भेंट कर रहा है और पूरे देश में कमजोरों, किसानों, गरीबों की निगाह आपकी तरफ। और अगर वास्तविकता में आप उससे प्यार करते हैं, वास्तविकता में आप भारतीय संविधान से प्यार करते हैं और वास्तविकता में आप महाराज अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, वास्तविकता में आप अपनी वोट की ताकत बनाना चाहते हैं, फिर वो दिन दूर नहीं है। अगले 3 से 4 महीने में वो चुनाव उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर होंगे। टोटल सीटें 403 हैं, लेकिन चुनाव 10 सीटों पर उपचुनाव होंगे और पूरे प्रदेश की निगाह इन 10 सीटों पर होगी। जहां कुछ लोग चंद्रशेखर आजाद, वही आजाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में नया विकल्प बनाने के लिए लड़ेगी चुनाव। और विकल्प की ऐसा जो विकल्प एसी के कमरे में करके नहीं, संघों के गरीबों के बीच में खराबे की लड़ाई लड़ने का काम करेगा। ऐसे नेता का निर्माण होगा जिनके लिए अपना अधिकार में होगा और समाज भी, क्षेत्र, प्रदेश भी कार्य होगा। जब ऐसी विचारधारा के लोग आगे बढ़ेंगे तभी प्रदेश में परिवर्तन होगा। आप अपने दिन में आदत कर बताओ, रात को 11 बजे अगर आपकी बेटी घर से निकल के बाजार की किसी दुकान पे जाओ तो क्या आपका दिल उत्तर प्रदेश में आज भद्रक करता है नहीं करता? बताओ, क्या आपको भय लगता नहीं लगता? बताओ। तो सब कुछ होते हुए भी अगर बैठे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि आपको कोई निकाल नहीं कुर्सी में बैठने का। अगर आपने जल्द भी नतीजा हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि 7 साल के कार्यकाल के बाद भी आप उत्तर प्रदेश की बेटियों को सुरक्षा देने में, सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको कोई अधिकार नहीं है कुर्सी पर बैठने का। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जब राजनीतिक शक्ति दूसरे लोग के पास होगी, जैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो आपके हाथ ऐसे फैले हुए हैं। अगर राजनीतिक शक्ति आपके पास होगी तो आपका हाथ देने वाला हाथ होगा। आज मेरा पूरा परिवार इस मंच पर एकजुट हुआ है। मेरे दिलों में बड़ी खुशी पैदा हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो भार मेरे ऊपर है वो भार थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि मैं इनकी शक्ति को जानता हूँ। मैंने इनको संघर्ष करके देखा है, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा दिल ये कहता है कि आज और इसी समय से उत्तर प्रदेश में शुरू हो चुका है। और आप देखना कि जब 10 विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आएगा तो जिस तरह से आपका प्रतिनिधित्व दिल्ली में है, लखनऊ में भी आपका प्रतिनिधित्व होगा। आपकी बात को कहने वाला और ये लीडर पैसा पढ़ेंगे आलू योजना की स्टेट की धारने वाला आपका सफाई विधानसभा में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। मगर ये तभी संभव हो सकता है जब कार्यभार के लोग मन बनाने और कार्यभार के लोग अपनी जिम्मेदारी को उठा लें और आज के लोग सुनकर मिले कि हमें रोज 1 घंटा
से जोड़ के, उनकी विचारधारा, उनके विजन से जोड़ के और गालियां बात से नहीं शुरुआत करें, क्योंकि बाहर के लोग पसंद करेंगे अलग बात है, लेकिन जब तक गालियात कर मेरा परिवार, नरेश भाई, विजय भाई, संजीव भाई, विष्णु भाई, तमाम लोग जो हैं ये मेरे पुराने साथी, जब तक कमर नहीं कसेंगे तब तक लड़ाई आगे नहीं है। सरपाल जी को मैं देखता हूँ, वो सुबह सुबह पार्क में जाते हैं, सरपाल जी को मैं देखता हूँ वो हर आंदोलन में जाते हैं। अगर आप सब लोग सरपाल जी बन जाओ, सीओ साहब पीछे बैठे हैं, अगर आप सब लोग सरपाल जी बन जाओ तो दूर नहीं ये लड़ाई हम लोग बड़ी आसानी से जीत जाएंगे। यहाँ तमाम लोग पैसे वाले लोगों को, ताकत वाले लोगों को मुकाबला करने के लिए मैदान में उतारेंगे। वहाँ आपका ये किसान का बेटा यहाँ के कमजोरों, किसानों, महिलाओं, मजदूरों, महिलाओं, बेटियों, संघर्ष की लोगों की आवाज बनके इस लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। और मैं आपसे एक और चीज मांगना चाहता हूँ, ये बात तो मैं सरपाल जी के ध्यान में भी और तिकोर साहब के ध्यान में लाना चाहता हूँ और अपने सम्मान नेताओं के ध्यान में भी, जिन्होंने पश्चिम की बागडोर संभाल रखी है। 11 तारीख को दिल्ली में हमने ऐलान कर दिया है कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवाते रहेंगे। अब कोई बात नहीं होगी, संघर्ष होगा, असंघर्ष होगा, ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकालने का काम करेगी तो हम भी वो कौन है जिन्होंने 2018 में 13 लोगों ने कुर्बानी देकर अपने खून से अपने अधिकारों को सीखने का काम कराया। मेरी बात को आप याद रखें, सरकार किसी भी कीमत पर अपने आप को संविधान से बड़ा ना समझे और किसी ने दरवाजे से ये जो अपने अधिकारों को निष्ठा नाबूद करने की जो तैयारी सरकार ने की है वो हमें दूध पीते बच्चे ना समझे। मैंने कुछ पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सड़कें जाम हो जाएगी, देश डूब जाएगा, सरकारें प्राइज मांगेगी, सरकारें ना कर देगी अगर हमने सड़कों पर उतरने का फैसला कर लिया। मेरी बात को सरकार याद करो, इस बात को मैंने आपसे आग्रह किया, लेकिन इस बार मैं आपको प्रार्थना और आदेश करना, निर्देश दे रहा कि 11 सितंबर को जैसे दिल्ली में दूरगार टूटने गए, हमने अपनी शक्ति का एहसास दिल्ली की सरकार को कराया था और दिल्ली की सरकार और सुप्रीम कोर्ट घुटनों के बल आ गए थे। आने वाली 11 सितंबर को एक बार और मैदान आपका इंतजार कर रहा है। वही रामलीला मैदान होगा और उसी रामलीला मैदान में इस बार संविधान दी होगी। मेरी बात को आप याद रखना। इसलिए मैं आपसे 2 प्रार्थनाएं कर रहा हूं कि आज से आप सरपाल जी का इंतजार मत करो कि सरपाल जी आपकी बस्ती में आएंगे, सरपाल जी आपको करने के लिए। आज से आप लोग सब लोग खुद को सरपाल जी मान के अपने अपने बूथ सेक्टर की जिम्मेदारी को उठाएं। साथ साथ 10 तारीख की रात से ही और अभी से एक मन पक्का करके अपनी डायरी में लिख लो कि एक दिन हमें अपने अधिकारों को बचाने के लिए दिल्ली चलना है। ये पूरा दिन हमारा दिल्ली में संकल्प के साथ है कि आपको ज्यादा आपके लूट हम लोग अपने अधिकारों पर नहीं चलने देंगे। वो दिन चले गए कि एक लाठी से पूरे काम को हाथ दिया जाता था, वो दिन चले गए। आप तो वो दिन में अगर संवैधानिक मर्यादा में समझोगे तो संवैधानिक मर्यादा में समझाएंगे और अगर गुंडागर्दी करोगे
गुंडागर्दी का भूत ऐसे चुटकियों में निकाल दिया जाएगा कि दोबारा गुंडागर्दी करने की सोच नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप मेरी इस प्रार्थना को, मेरे इस आग्रह को, मेरा भक्त और भविष्य की जो चिंता महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने की मुझे है, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर जुटे। मैं धन्यवाद दूंगा विनोद कुमार जी का, गुलशन कुमार जी का,